नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आइए 10 मई 2020 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्विज और जो भी 10-15 लोग ईमानदारी के साथ में क्विज अटेम्प्ट करते हैं वह अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? रमेश बैस किस राज्य के राज्यपाल हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सबसे पहली बार किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया था? 2019 के लिए हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? और 1955 में हिंदी में पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन रहे थे? तो अब आइए इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। ICMR की बात करते हैं तो इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं, इनका नाम है बलराम भार्गव। क्या नाम है? बलराम भार्गव जी वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। रमेश बैस की बात करते हैं तो ये राज्यपाल हैं कहाँ के? त्रिपुरा राज्य के। त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल हैं रमेश बैस। और त्रिपुरा के सीएम कौन है? तो त्रिपुरा के सीएम हैं बिप्लब कुमार देव। और जब रमेश बैस त्रिपुरा के राज्यपाल बने थे तो उसी समय RN रवि को नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया था। और नागालैंड के सीएम कौन है? तो नेफ्यू रियो नागालैंड के सीएम हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप जी, जो कि मलयालम भाषा के एक कवि और लेखक थे। तो ध्यान रखिएगा 1965 में पहली बार इनको सम्मानित किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार से। 2019 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 55वां दिया जा चुका है। और ये किसे मिला है? तो ये भी मिला है मलयालम भाषा के ही एक कवि हैं, थोड़ा सा बड़ा नाम है, तो इनका नाम है अक्कीतम अच्युथम नंबूदरी। तो ये इनका पूरा नाम है और ये भी मलयालम भाषा के ही कवि हैं। 2019 के लिए हिंदी में साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ये दिया गया नंद किशोर आचार्य को। किसे? नंद किशोर आचार्य जी को ये पुरस्कार मिला है। और किस रचना के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है वह आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश के बारे में भी ध्यान रखना है। तो इंग्लिश में मिला है कांग्रेस के सांसद शशि थरूर जी को, इनकी पुस्तक एन इरा ऑफ डार्कनेस के लिए। 1955 में पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था माखनलाल चतुर्वेदी जी को। किसे? माखनलाल चतुर्वेदी जी को पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हिंदी भाषा के लिए। मास्टर कार्ड कंपनी के नए CEO कौन होंगे? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस का विषय क्या था? और केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसके अलावा आपको बताना है कि जो भारतीय पशु शोध संस्थान है जिसका नाम है इंडियन वेटरनरी रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर स्थित है? तो अब आइए इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। मास्टर कार्ड कंपनी के वर्तमान में CEO कौन है? तो ये हैं अजय बंगा जी, जो कि भारतीय मूल के हैं। लेकिन अजय बंगा जी अगले साल इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाएंगे और नए इसके CEO बनेंगे। इनका नाम होगा माइकल माइबैस, यानी कि इनका नाम है माइकल माइबैस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तो ये होता है कब? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम है लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस की बात करते हैं तो ये पहले मनाया कब जाता है ये आपको ध्यान रखना है। तो 21 मार्च को ये मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम रही थी बी डिसाइड। क्या? बी डिसाइड इसकी थीम रही थी। केंद्रीय आलू शोध संस्थान की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा शिमला में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आपको मिलेगा केंद्रीय आलू शोध संस्थान। भारतीय पशु शोध संस्थान की बात करते हैं तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जत नगर में। तो आपको ध्यान रखना है इज्जत नगर जो कि है उत्तर प्रदेश में और इज्जत नगर बरेली जिले के अंतर्गत आता है। भारत द्वारा इजराइल से खरीदे जा रहे मशीन गन का नाम क्या है? किस राज्य द्वारा SC/ST श्रेणी में जो पदोन्नति के लिए आरक्षण था उसकी व्यवस्था को समाप्त किया गया? इनविंसिबल नामक पुस्तक जिसका अभी विमोचन किया गया है तो यह किस राजनेता के जीवन पर आधारित है? क्रेन्स कप चेस टूर्नामेंट की विजेता कौन रही? और गैल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। देखिए भारत में जो इस समय राइफल यूज होती है उसको रिप्लेस करने के लिए भारत ने 2 देशों के साथ में समझौता किया है। एक तो है रसिया,
जिससे हम लेंगे AK-203 असॉल्ट राइफल, और दूसरा देश है इजराइल जिससे हम लोग लेंगे मशीन गन, और इस मशीन गन का नाम है नेगेव। क्या नाम है? नेगेव इस मशीन गन का नाम है। और जो हम लोग रसिया से लेंगे, क्या नाम है? असॉल्ट राइफल, उसका निर्माण उत्तर प्रदेश के कोरबा में भी किया जा रहा है। तो कुछ हम लोग रसिया से परचेज करेंगे और कुछ रसिया के सहयोग से अपने देश में बनाएंगे। किस राज्य द्वारा SC/ST श्रेणी में पदोन्नति के आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया गया? तो यह राज्य है उत्तराखंड। किसने? उत्तराखंड की सरकार ने जो SC/ST श्रेणी में पदोन्नति थी, पदोन्नति के लिए आरक्षण था, उसकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। इनविंसिबल नामक पुस्तक की बात करते हैं तो ये आधारित है हमारे पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी के जीवन पर। क्रेन्स कप चेस टूर्नामेंट की विजेता कौन रही? तो ये रही आंध्र प्रदेश की चेस खिलाड़ी कोनेरू हम्पी। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। गेल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं मनोज जैन। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है नाम प्रमोद अग्रवाल का, जो कि नए अध्यक्ष बने हैं कोल इंडिया के, और दोनों भारत सरकार के अधीन महारत्न कंपनियां हैं। तो ये रहा आपका क्विज। कितना आपने सही किया वह आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब वुहान वायरस अपडेट जान लेते हैं। दुनिया में इस समय तक 40 लाख से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। 2,79,000 से ज़्यादा लोगों की इससे डेथ हो चुकी है। USA में सबसे ज़्यादा संक्रमित व्यक्ति हैं, 13 लाख से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है। स्पेन है यहाँ पर दूसरे और इटली है तीसरे स्थान पर। अपने देश भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं लगभग 63,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 2100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि हमारे देश में भी 19,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस से रिकवर कर चुके हैं। बात करते हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों की, तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र, गुजरात है दूसरे और दिल्ली है तीसरे स्थान पे। और उत्तर प्रदेश में जो मेरा जिला है वहाँ पर भी आज 6 नए मरीज मिले हैं। तो इस तरह से हमारे ज़िले में भी मरीजों की संख्या 40 के ऊपर पहुँच चुकी है। और ये रहा ऐप। तो ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें। कुछ लोगों को अभी भी ऐप के ऊपर क्विज और पोस्ट नहीं मिल रही है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप लोग प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर केवी गुरुजी सर्च करिए और वहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो उस पर क्लिक करके अपने ऐप को अपडेट कर लेना है। आपको रोज़ यहाँ पर क्विज, PDF और पोस्ट करंट अफेयर की मिला करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं अब आज के करंट अफेयर की। मई 2020 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है इस वर्ष 9 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब प्रवासी पक्षी दिवस की हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा यह दिवस मई महीने के और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। कब? मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को ये मनाया जाता है। तो मई में दूसरा शनिवार कब था? 9 मई को दूसरा शनिवार था। तो प्रवासी पक्षियों और उनके संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2006 में पहली बार इसे मनाया गया था और इस बार की थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड्स। क्या है? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड्स। और अभी प्रवासी प्रजातियों के ऊपर जो सम्मेलन हुआ, किसका? CMS का, वह आयोजित किया गया गुजरात के गांधीनगर में। प्रवासी पक्षियों के ऊपर नहीं था, वह प्रवासी प्रजातियों के ऊपर था। जो ओवरऑल प्रवासी प्रजाति हैं उनके ऊपर था। तो ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य की सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ में मिलकर के इसको लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं प्रवासी राहत मित्र ऐप की, तो जो भी प्रवासी मजदूर लौट करके उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उन सभी मजदूरों को या फिर प्रवासियों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ वे इस ऐप के माध्यम से अपने कौशल के अनुसार रोजगार भी खो सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आयुष कवच कोविड ऐप भी लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने पूल परीक्षण की शुरुआत की। इसके अलावा यहाँ के सभी जिलों में वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। सामुदायिक किचन को इसने जियो टैग किया और इसने मामलों की सुनवाई के लिए वर्चुअल कोर्ट का भी आयोजन किया है।
तो यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है योगी आदित्यनाथ। राजधानी यहाँ की है लखनऊ में। राज्यपाल यहाँ की है आनंदीबेन पटेल। और ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में और विधान परिषद में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश की सीटों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर है उसे कितने प्रतिशत निर्धारित की? तो इसे इन्होंने कहा है कि भारत की जो विकास दर होगी वह रहेगी 0%। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इससे पहले मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कहा था कि हमारी विकास दर रहेगी 2.6%, तो अब इसे इन्होंने घटा दिया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूडीज ने यह कहा है कि 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6 रहेगी। मूडीज अमेरिका की एक वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी है। मुख्यालय इसका है न्यूयॉर्क में और सीईओ इसके हैं रेमंड मैकडेनियल। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये जो होता है इसे आपको ध्यान बिल्कुल नहीं रखना है। हालांकि इन्होंने 0% कह दिया है तो आप थोड़ा सा इसे ध्यान रख सकते हैं। आईसीएमआर ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये समझौता इन्होंने किया है इंडिया पोस्ट के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो इंडिया पोस्ट के जो 16 रीजनल डिपो हैं यानी कि क्षेत्रीय डिपो हैं, इनके माध्यम से जो देश में 200 अतिरिक्त प्रयोगशालाएं हैं वहां पर टेस्टिंग किट प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे कोविड-19 की टेस्टिंग की जा सके। और बात करते हैं इंडिया पोस्ट की, तो ये भारतीय संचार मंत्रालय के अधीन है। संचार मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद हैं। इंडिया पोस्ट की स्थापना 1 अप्रैल 1854 को हुई थी। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। किस टाइगर रिजर्व में 2019-20 की तुलना में बाघों की जो संख्या है वह 88 से बढ़कर 96 हो गई? तो ये है आपका सुंदरवन टाइगर रिजर्व। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सुंदरवन के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि एक तो यह यूनेस्को का स्थल है, दूसरा यह एक रामसर साइट है, सुंदरवन नेशनल पार्क भी है और सुंदरवन प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी लिस्टेड है। और ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कुल 2 टाइगर रिजर्व है, एक तो है बक्सा, दूसरा है सुंदरवन। और अगर हम लोग बात करते हैं टाइगर यानी कि बाघों की, तो ये IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में शामिल हैं। भारत में आपको सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर मिलेंगे? तो मध्य प्रदेश में मिलेंगे, दूसरे स्थान पर है कर्नाटक और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड। सुंदरवन के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र में मैंग्रोव वन यहाँ पर फैला हुआ है। तो यहाँ पर बाघों की संख्या बढ़ गई है। सरिस्का आपको कहाँ पर मिलेगा? तो सरिस्का आपको मिलेगा राजस्थान पे, जहाँ के लिए अभी देखो अपना देश के अंतर्गत एक वेबिनार का आयोजन किया गया। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा, जो कि भारत सरकार के अनुसार 2019 के लिए सबसे बेहतर टाइगर रिजर्व रहा था। और दुधवा आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। रक्षा मंत्रालय ने एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए किस कंपनी के साथ में समझौता किया? तो ये समझौता इन्होंने किया है टाटा पावर के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इस समझौते के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय टाटा पावर के साथ में मिल करके, या आप कह सकते हैं टाटा पावर के द्वारा जो हमारे वायुसेना के 37 हवाई अड्डे हैं, एयरफील्ड मतलब हवाई अड्डे हैं, इनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। और इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था टाटा पावर के बारे में कि इन्हें क्लब एनर्जी के लिए एडिसन पुरस्कार मिला है। और टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन है? तो ये हैं एन चंद्रशेखरन। और एन चंद्रशेखरन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है ब्रिस्टल नेशन। किस राज्य की सरकार ने पान मसाला को 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया? तो ये प्रतिबंध लगाया है झारखंड की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो झारखंड की सरकार ने पिछले वर्ष कुल मिलाकर के 41 पान मसाला के ब्रांड थे जिनका सैंपल कलेक्ट किया था, और अब इन्होंने 1 वर्ष के लिए 11 ब्रांड के पान मसाला को, पैन नहीं होगा, पान मसाला को पूरी तरीके से देश में प्रतिबंधित कर दिया है। और झारखंड के बारे में हम लोगों ने एक योजना पढ़ी थी जिसका नाम है CM दीदी रसोई योजना। झारखंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी आपको रांची में मिलेगी। राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं हेमंत सोरेन। और झारखंड में आपको एक राष्ट्रीय पार्क मिलेगा जिसका नाम है बेतला, और एक ही टाइगर रिजर्व मिलेगा जिसका नाम है पलामू।
किस देश ने कोविड-19 के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का निर्माण किया है? तो इसका निर्माण किया है इजराइल देश ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये थोड़ा सा है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप लोगों ने कोविड-19 या उससे पहले जो अन्य वायरस से होने वाली बीमारी थी, वहाँ पर आपने सुना होगा एक प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, यानी कि जहाँ पर प्लाज्मा को लेकर के इलाज किया जाता है। तो अब यह प्लाज्मा से एक कदम आगे का तरीका है, जहाँ पर जो इजराइल का इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च है, इनके द्वारा एक कोशिका से एंटीबॉडी को अलग कर लिया गया है। एंटीबॉडी ही होता है जो किसी एंटीजन के हमारे शरीर में प्रवेश करने पर उनसे शरीर की रक्षा करता है। तो एंटीबॉडी को इन्होंने अलग कर लिया है और इनका ऐसा मानना है कि इस एंटीबॉडी की सहायता से कोरोना वायरस का जो प्रभाव होता है, इसे बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। तो ये इन्होंने ट्रायल किया है और आपने ये देखा होगा कि कोरोना वायरस के संबंध में रोज आपको एक वैक्सीन या एक टीके के बारे में सुनने को मिलता है, लेकिन अभी तक किसी देश की सरकार ने ऑफिशियली ये नहीं कहा था। तो इजराइल का जो रक्षा विभाग है, उसके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इजराइल देश की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की जेरूसलेम है। पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, इनकी पार्टी है लिक्विड, और अभी इन्होंने सरकार बनाने के लिए चुनाव जो हुआ मार्च में, उसके बाद में सरकार बनाने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट पार्टी के साथ में समझौता किया है। मुद्रा यहाँ की है शेकेल। संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 से कमजोर देशों को निपटने के लिए कितने बिलियन डॉलर की वैश्विक मदद की अपील की? तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि जो भी हमारे गरीब देश हैं, उनको कोविड-19 से निपटने के लिए 6.7 बिलियन डॉलर की मदद की आवश्यकता होगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा और इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना के अंतर्गत की गई। तो इसमें कुल मिलाकर के 63 गरीब देश दुनिया के शामिल हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने ये कहा है कि जो हमारे अन्य देश हैं या अन्य संस्थाएं हैं, उनके द्वारा इन देशों की मदद की जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष इसके एंटोनियो गुटेरेस और जो संयुक्त राष्ट्र का महासभा है, उसके अध्यक्ष है तिजानी मोहम्मद बंदे। किस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बात हो रही है एम्स की, तो इसने माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू दवा से कोविड-19 के मरीजों का सफल उपचार किया है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो कोविड-19 के पेशेंट होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी दवाओं का ट्रायल किया जाता है। तो वैसे ट्रायल इसी प्रकार से है कि अगर मरीज बच गए तो वो कहेंगे कि इस दवा से बच गए हैं, अगर उनकी डेथ हो गई तो कहेंगे कि वो कोविड-19 से मर गए। तो यहाँ पर सफल उपचार किया है एम्स भोपाल ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो CSIR की देखरेख में एम्स भोपाल में 2 कोविड-19 से गंभीर पेशेंट थे, उनके ऊपर माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू दवा का प्रयोग किया गया। तो ये लोग न केवल वेंटिलेटर से वापस आ गए, बल्कि ये लोग काफ़ी स्वस्थ भी हो गए हैं, इनकी स्थिति में काफ़ी सुधार हो गया है। बात करते हैं हम लोग माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू दवा की। तो यह एक इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर दवा है, यानी कि आपके इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, एम्स भोपाल के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। वर्ष 2020 के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है सिद्धार्थ वरदराजन जी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पुरस्कार की। तो यह जर्मनी की डायसे बेले द्वारा दिया जाता है और कुल मिलाकर के दुनिया के 17 पत्रकारों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बात करते हैं सिद्धार्थ जी की। तो ये द वायर के संस्थापक सदस्य हैं और कोरोना वायरस के संबंध में बहुत अच्छी रिपोर्टिंग के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। बाकी जो अन्य नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मुख्तार खान का हो, चन्नी आनंद जी का हो या दार यासीन जी का हो, इन सभी को प्रिट्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2020 के लिए। किस राज्य की सरकार ने अधिकांश श्रम कानून के जो प्रावधान हैं, उनको अध्यादेश लाकर समाप्त किया? तो यहाँ पर अध्यादेश लाया है किसने? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अध्यादेश कब लाया जाता है? तो जब हमारे विधानसभा की कोई भी सदन नहीं चल रहा होता है, तो उस समय अध्यादेश लाया जाता है और इस अध्यादेश के माध्यम से अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो श्रम कानून है, उनके बहुत सारे प्रावधानों को समाप्त कर दिया। तो इस अध्यादेश का नाम क्या है? तो इसका नाम है यूपी टेम्पोररी एग्जम्पशन फ्रॉम सर्टेन लेबर लॉज ऑर्डिनेंस।
तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो बहुत सारे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको आसानी के साथ में रोजगार दिया जाए। और अभी आपने सुना होगा कि चीन से बहुत सारी जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो पुल आउट कर रही हैं और वह ऐसा संभव है कि उत्तर प्रदेश में अपना सेंटर बनाएं, यानी कि यहाँ पर निवेश करें। तो इसीलिए जो श्रम कानून है उसके प्रावधानों में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा परिवर्तन किया गया है। चलिए आपको बताना है कि जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं और जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं इनके द्वारा किस आर्टिकल के अंतर्गत अध्यादेश लाया जाता है। किस वित्तीय संस्थान ने किसानों को कर्ज प्रदान करने के लिए राज्य सहकारी बैंक व रीजनल रूरल बैंक को 12,767 करोड़ रुपए का ऋण दिया। तो ये ऋण दिया है नाबार्ड ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो नाबार्ड ने जो भी हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं, इसके अलावा जो भी हमारे आरआरबीज हैं यानी कि जो ग्रामीण बैंक होते हैं, उन सभी को ऋण दिया है कि आप इस लॉकडाउन के दौरान जो हमारे कृषक हैं उनको ऋण दे सकें। तो एक वर्ष के लिए 4.8% ब्याज दर पर नाबार्ड के द्वारा ये ऋण दिया गया है। हमारे देश में इस समय 33 राज्य सहकारी बैंक और कुल मिलाकर के 45 ग्रामीण बैंक हैं। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आरबीआई ने कुल मिलाकर के 50 करोड़ रुपए दिए थे। किसको? 50 करोड़ में से आरबीआई ने 25 करोड़ तो दिया था नाबार्ड को, उसके अलावा 15 करोड़ दिया था सिडबी को, और जो हमारा नेशनल हाउसिंग फाइनेंस है उसको दिया था 10 करोड़ के, जिससे ये अपने आप को फिर से एक बार जिंदा कर सकें और जो अन्य संगठन है वित्तीय उनको ऋण दे सकें। नाबार्ड की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना इसकी 12 जुलाई 1982 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में। हर्ष कुमार भनवाला इसके हैं अध्यक्ष। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ पर बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसके द्वारा GR चिंतला को नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया है, यानी कि हो सकता है GR चिंतला अगले अध्यक्ष हों नाबार्ड के। कौन सा बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को ऋण स्थगन देने वाला भारत का पहला बैंक बना? तो ये बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर ऋण स्थगन का मतलब क्या है? देखिए, जो हमारे NBFC होती हैं ये छोटे वित्तीय संस्थान होते हैं, तो इनके द्वारा जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंक होते हैं इनसे लिया जाता है ऋण। तो अभी आरबीआई नहीं, पंजाब नेशनल बैंक ने ये कहा है कि आपने जो हमसे ऋण लिया है उसको आप बाद में लौटाइएगा, यानी कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है अभी ऋण लौटाने का। तो सबसे पहले पीएनबी ने घोषणा की और उसके बाद में एसबीआई के द्वारा भी इसकी घोषणा की गई। पीएनबी में अभी 2 बैंकों का विलय हुआ है, एक है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। 12 अप्रैल 1894 को लाला लाजपत राय जी और दयाल सिंह जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय है दिल्ली में। एमडी और सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन राव। किस केंद्रीय मंत्री ने INR USD फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि हमारी वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो गांधीनगर में अभी बना है वित्तीय सेवा केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया। तो कुल मिलाकर के 2 अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज हैं, एक तो है BSE के अंतर्गत इंडिया INX और NSE के अंतर्गत NSE IFSC। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं क्या, थोड़ा सा आइए समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि शेयर बाजार में कुछ चीज़ें खरीदी जाती हैं, कुछ उसी से मिलता जुलता टर्म है। मान लीजिए मेरे पास इस समय 10 रुपये का एक शेयर है और ये हो गए आप। अब आप थोड़े से होशियार टाइप के, हम थोड़े से आप कह सकते हैं, आपको लगता है कि बेवकूफ़ टाइप के हैं, तो आपने सोचा या आपको ऐसा कुछ अनुमान हुआ कि ये जो शेयर मेरे पास है इसके दाम अगले 20 दिनों में हो जाएंगे 20 रुपये के, यानी कि इस शेयर का दाम बढ़कर के 20 रुपये हो जाएगा प्रति शेयर। तो आपने मुझसे यहाँ पर एक समझौता कर लिया कि मैं आपसे ये शेयर 10 दिन के बाद लूँगा, लेकिन जो आज यह रेट है उसी रेट पर मैं 10 दिन के बाद लूँगा। तो कुछ इसी प्रकार की कहानी है। भारत ने क्या किया है कि अपने INR को दिया है, यानी कि भारतीय मुद्रा को दिया है अमेरिका को, और उसके बदले अमेरिका से ले लिया है डॉलर। और ये समझौता हुआ है कि जब अगले 2 से 3 महीने बाद हम आपको ये डॉलर लौटाएंगे तो आपको हमें उतने ही मुद्रा देनी होंगी।
इसका मतलब ये है कि अगर भारत फ्यूचर में अपनी मुद्रा की वैल्यू को कम करता है तो भी उसको उतने ही रुपए मिलेंगे, यानी कि उतने ही पैसे मिलेंगे डॉलर की तुलना में। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी कारण से भारत का जो मुद्रा है वह कमज़ोर होता है तो भी उतने ही डॉलर भारत को वापस मिलेंगे, यानी कि उतनी ही मुद्राएं मिलेंगी जब वह डॉलर वापस करेगा। तो ये चीज़ें की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। दलित एजिला माही जिनका हाल ही में निधन हुआ, प्रसिद्ध कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध राजनेता थे, तो अब इनका निधन हो गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इनकी पार्टी का नाम क्या था? तो पार्टी थी इनकी पट्टली मक्कल काची, और ये अटल बिहारी जी के प्रधानमंत्री काल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मामलों के राज्य मंत्री रहे थे। तो अब इनका निधन हो गया है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज मदर्स डे भी है, तो मदर्स डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे माताओं का दिन तो रोज़ ही होता है, लेकिन आप सभी को मदर्स डे यानी कि मम्मी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए कल के प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। शरद कमल की बात करते हैं तो ये संबंधित है टेबल टेनिस से। कोविड-19 के पेशेंट 0, तो ये हैं चीन के वुहान शहर की, और इनका नाम है वेई गुजियन। क्या नाम है? वेई गुजियन। बायो एशिया 2020 जो कि हैदराबाद में आयोजित किया गया, इसका विषय रहा था कल के लिए आज। काशी महाकाल एक्सप्रेस जो कि भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन है, ये चली वाराणसी से इंदौर के बीच में। और IOCL के नए अध्यक्ष, इनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्य, तो ये इनका नाम है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, अफ्रीकी स्वाइन फीवर से प्रभावित होने वाला राज्य कौन सा है? जर्मनी में आयोजित 56वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का विषय क्या है? स्वदेशी गायों पर शोध के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए प्रोग्राम का नाम क्या है? रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया? अप्रिशिएट एंड कमेंड योजना किस राज्य की सरकार के द्वारा लॉन्च की गई? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। अगर आपका मन करे तो दे सकते हैं। और वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।